तो वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए अभी मैं ये सीजी टेट का जो क्वेश्चन पेपर है तो ये फर्स्ट पार्ट का है, तो इसका मैथ्स क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चंस हम इस पे देखने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। सीजी टेट 2022 को ये हुआ है, एक्चुअली में ये है हमारा 2020 का। ठीक है, तो चलो, तो ये क्वेश्चन जो है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये पेडागोजी का है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है वो सेट बी का है। ठीक, सेट बी का क्वेश्चन है। तो ये 93, तो जो हमारा 93 क्वेश्चन है, तो देखो क्या दिया हुआ है। एक किलोग्राम बराबर क्या होता है, तो ये सबको पता होता है। 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 94। क्या दिया हुआ है कि 6072 को एक पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 6, बी दिया हुआ है 10, सी दिया हुआ है 12 एंड डी दिया हुआ है 16। तो देखो पहले तो पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 का वर्ग करूँ तो 4, 3 का वर्ग करूँ तो 9, 4 का वर्ग करूँ तो 16, 5 का करूँ तो 25, 6 का करूँ तो 36, 7 का करूँ तो 49 और 8 का करूँ तो 64 और 9 का करूँ तो 81। तो देखो सबसे पहले पूर्ण वर्ग में ये हमें याद रहना चाहिए कि लास्ट में 2 तो कभी होता नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस 6 को जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा क्या 8, जो कि 8 भी हमारा नहीं होता है। ठीक है, अब ये 10 को जोड़ा जाए तो ये भी लास्ट में 2 ही बचेगा, मतलब हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा ये ए वाला कैंसिल, बी कैंसिल। ठीक है, अब अगर मैं ये 16 जोड़ूं तो भी लास्ट में हमारा 8 आएगा, तो ये भी कैंसिल। तो हमारा बचा क्या 12। तो अब देखो 12 इसमें अगर मैं जोड़ दूं तो लास्ट में 4। ठीक है, जो कि हमारा वर्ग होता है किसका, एक तो ये 2 का और दूसरा हमारा यहाँ पे 8 का भी होता है। तो इस तरह हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ये देखना था। अगर इसमें से किसी और का भी हमारा जो इसमें से कोई संख्या अगर आती तब हमें ये पूरा सॉल्व करना रहता, अदरवाइज़ अभी सिर्फ एक ही चीज़ देखना था। इसको जोड़ के यहाँ पे 4 आ गया तो ये हमारा फाइनल है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर याद रहता 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर, तो आपको पता होता कि इस पे लास्ट में क्या आता है क्या नहीं। तो इसका आंसर है सी। तो अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करें ताकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या क्या दिया है। ए दिया है 4, बी 7, सी 9 एंड डी है 13। ठीक है,
तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसको इतने में भाग देने पर हमारा सब में जो शेष है वो बराबर आए, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल था ये भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये जो दिया हुआ है ये हमें वो बड़ी की बड़ी संख्या दी हुई है, ये हमारा कि इसमें प्रत्येक में बारी बारी से भाग दे के देखना था, तो हमारे आंसर इसमें पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 का इसमें मैं भाग देता हूँ तो ये कितने बार में चले जाएगा, 10 बार में जाएगा, तो ये 40 होगा, तो यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4 का भाग दूँ तो 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 11 बचा, और 4 दूनी 8, फिर 8, तो 8 11 में से 8 गया तो 3, तो यहाँ 3 बचा था, यहाँ भी शेष 3 बच गया। इसी तरह अगर इसमें देता हूँ तो 4 चौक 16, कितना बचा 2, ये 3 नीचे आ गया, तो 4 पंचे 20, तो ये कितना हो जाएगा 2 कैंसिल, यहाँ 3 बचा, तो तीनों में हमारा शेष कितना आ गया 3 आ गया, तो सीधा सीधा डायरेक्ट हमारा आंसर 4 था, ठीक है। तो स्टार्टिंग छोटे से शुरू करते हैं, अगर ये ऑप्शन कहीं और होता पर सबसे छोटा होता तो पहले इसी को ही ट्राई करते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन क्या है 4। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि 40 संख्या है, 40 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 71। तो यदि अब इस 40 संख्या में एक संख्या हमारा 100 भी ऐड है, इसमें जुड़ा हुआ है, जिसका मिला के हमारा क्या हो रहा है ये 71 औसत बन रहा है। बट इस 100 को अगर हम 140 में प्रतिस्थापित कर दें, मतलब इस 100 को इसमें से निकाल दें और इसको इसमें जोड़ दें, तब हमारे औसत वृद्धि मतलब औसत में बढ़ोतरी कितना हो रहा है, ठीक है, औसत में वृद्धि, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो 40 संख्या को का टोटल कितना है ये निकालना है, तो 40 में इस औसत का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 7 चौक 28, 0 इतना आया। तो अब देखो अगर 100 को इसमें से निकाल के 140 जोड़ेंगे तो हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा कितना जोड़ रहा है सिर्फ और 40, तो अब मैं इसमें सिर्फ 40 ऐड कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये 0, 4 4 8, और ये हो जाएगा 8 और ये 2। तो अब इसका हमें क्या निकालना है औसत निकालना है, तो औसत संख्या हमारे पास 40 ही है, तो अब इसमें 40 का भाग दे देते हैं, तो कितने बार में जाएगा, तो देखो एक शून्य से शून्य को तो पहले ही काट देते हैं, उसके बाद 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, तो ये कैंसिल, यहाँ 8 बचा, तो 4 दूनी 8, तो जो हमारा औसत था वो कितना हो गया 72, ठीक है। तो देखो अब आ गया सीधा सीधा, जब हमारा इस संख्या में 108 था तो हमारा जो औसत था वो 71, अब इस 100 को निकाल के यहाँ पे हम 140 ऐड कर देते हैं तो हमारा औसत हो गया 72, तो कितना बढ़ गया ये यहाँ से यहाँ सिर्फ 1, ठीक है, तो 1 की बढ़ोतरी हुई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डी में 1 है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सही क्रम होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले n दिया है, तो n क्या है प्राकृत संख्या, w दिया हुआ है पूर्ण संख्या, और उसके बाद q दिया हुआ है परिमेय संख्या,
उसके बाद आता है हमारा z पूर्णांक संख्या। तो देखो अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है, जो 1 से लेकर 9 तक की संख्या है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे करते करते 9 तक की जो संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या होगा, इसमें हमारा 0 ऐड हो जाएगा। बस 0 से 1 2 3 करते करते 9 तक की जो संख्या है हमारी, ये होती है पूर्ण संख्या। अब हमारा जो है परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो अभी हमें, तो इसके बाद ये नहीं आएगा, इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो देखो ये पूर्ण संख्या बन गया। अब पूर्ण संख्या में जो प्राकृत संख्या है इसको निगेटिव वाइज माइनस को भी एंट्री कर देंगे, -3 -2 -1 ऐसे करते करते 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो इस तरह का जो माइनस भी इसमें इंक्लूड हो जाता है तो हमारा पूर्णांक संख्या बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा होता है प्राकृतिक संख्या, ये परिमेय संख्या जो होता है p/q के फॉर्म पे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा नंबर 1 पे आएगा फर्स्ट n, सेकंड पे ये, उसके बाद थर्ड पे z और फिर लास्ट में परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये क्रम है हमारा, इसमें n w z और q, तो c, इसका आंसर है c। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें से देखो ऑप्शन दिया हुआ है हमें a बराबर 27.5%, b बराबर दिया हुआ है 2.75%, c बराबर दिया हुआ है 0.275% एंड d बराबर दिया हुआ है 275%। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि इसमें से कौन सा प्रतिशत जो है वो 0.275 के बराबर है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आपको क्या करना था, या तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना था सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 27.5, या तो फिर 0.275 है ना, तो हमें सारे ऑप्शंस का प्रतिशत निकाल देना था। मतलब जैसे 27.5% दिया है तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे 100 कर देते हैं। ठीक, तो अब नीचे 100 आ गया, मतलब अगर इस 2 शून्य को हमें हटाना है तो ये जो दशमलव है ये 2 संख्या इधर खिसक जाएगा, 1 और 2, तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो ये कितना हो गया 0.275, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। अगर यही को मैं 2.75/100 करूं तो यहाँ से 2 संख्या खिसकेगा इधर, अगर ये 2 शून्य हमें हटाना है तो ये 1, तो यहाँ एक और शून्य लगेगा तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो ये 0.0275 है सेकेंड वाला। और जो हमारा थर्ड वाला है C 0.075, तो इसका 100% इसको चेंज करेंगे संख्या में, तो ये संख्या यहाँ से 2 शून्य हटेगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा दशमलव, तो ये कैंसिल। उसी तरह से 275 को हटाएंगे तो 2 संख्या बाद दशमलव, तो यहाँ पे 2.75। ठीक है, तो इस तरह से जो दशमलव वाले पॉइंट हटते हैं हमारे, तो इसके लिए जो आंसर था हमारा A 27.5। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, तो सिंपल हमें हल करने के लिए दिया है 1/2, उसके बाद करली ब्रैकेट -2, उसके बाद 2 + 3, उसके बाद ये स्टार का चिन्ह है, मतलब ये मल्टीप्लाई है, इंटू 20, करली ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 2, फिर ये हमारा बिग ब्रैकेट जो पूरा ब्रैकेट क्लोज। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा ये स्मॉल ब्रैकेट, तो ये सॉल्व होगा, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं 5, सीधा सीधा। ठीक है, अब इस 5 का सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये और 5 बन के -10। अब इस -10 को इस 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा -200। अब -200 इतने का वैल्यू आ गया, डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 100, -100। अब -100 के बाद इसके बाद भी 1/2 से इसका मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा -50। तो इसका करेक्ट आंसर है -50, जो कि इसके ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 450 रुपये पर 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा 81 रुपये प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ऐसा इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, सीधा सीधा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है कितना 81, P कितना है 450, इंटू R कितना दिया हुआ है 4.5, समय नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो अब एक शून्य को यहाँ से एक शून्य कैंसिल हो गया। अब इस दूसरे शून्य को मैं यहाँ से भी कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, ये दशमलव अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पे फिर से एक 0 लग जाएगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, 5 × 45, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, फिर यहाँ पे भी 5 × 45, 5 चौक 20। ठीक है, तो ये 9 और ये 9 दोनों 81 बन जाएंगे, तो ये 9 और ये दोनों 9 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4 जो है इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 4 आ गया इज इक्वल टू T, मतलब ये 4 वर्ष। ठीक, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक वस्तु जो है जब 5% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है, तो 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को डाउट है कि देखो जब 5% लाभ पर बेचा जाएगा तब हमें प्रॉफिट होगा, तो ये 15 रुपये हमें अधिक प्राप्त होगा। बट इस पर क्या दिया हुआ है 5% की हानि पर बेचे जाने पर 15 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, जो कि हानि पर बेच रहा है बोला है और अधिक प्राप्त हो रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है।
फिर भी हमें क्या दिया हुआ है, एक्चुअली में जो ये 15 रुपये दिया हुआ है जो अधिक प्राप्त हुआ है, तो ये क्या है, हमें अंतर दिया हुआ है किसका, जो अब हम लाभ में बेच रहे थे और माइनस हानि में बेचे हैं जितना, तो इसका जो अंतर है वो 15 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसका मूल्य निकालने बोला गया है। तो मूल्य कैसे निकलेगा, देखो अब बोला है 5% का लाभ हो रहा था, अब माइनस 5% का हानि, दोनों का अंतर बराबर 15 रुपये है। ठीक है, तो इसको ऐसे दोनों को माइनस नहीं करेंगे, तो 5% का लाभ मतलब ये हो जाता है 105%। अब 5% की हानि ये हो जाता है 95%, ये बराबर होगा 15। तो अब देखो 105 में 95 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 0, और 10 में से 9 गया तो 1, 10%। तो अब ये 10% बराबर हमारा है 15 रुपये। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% में होता है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, इसमें अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूं तो 100% हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 150। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया, आंसर ए। चलो तो अगला देखते हैं। अगला हमारा ये वाला है कि एक आयताकार पार्क की जो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात हमें दिया हुआ है। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो पार्क का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पार्क के लंबाई चौड़ाई का अनुपात। तो मान लो लंबाई चौड़ाई को हम 3x एंड 2x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया है कि एक साइकिल वाला है जिसकी चाल 12 किलोमीटर पर आवर, तो वो एक चक्कर यहाँ से जाके यहाँ से वापस आता है यहाँ तक। ठीक, तो 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो देखो चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे हमें चाल दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर, और दूरी हमें नहीं पता, समय दिया हुआ है 8 मिनट। तो दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बराबर 12 किलोमीटर पर आवर इंटू ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 8 मिनट। अब इस मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए इसमें मैं 60 का भाग दूंगा, तो ये आवर में बदल जाएगा, तो आवर यहाँ से कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर हमारा यहाँ से पूरा ऐसे घूम के चलने पे होगा, तो ये 12 पंचे 60, तो 8/5 ये किलोमीटर में है। तो किलोमीटर का पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो अब ये मीटर पे हो गया, तो 5 दूनी 10, तो ये 200। ठीक, तो यहाँ पे 200 मीटर, तो अब 8 में 2 का गुणा करें तो ये 16, तो 1600 मीटर, मतलब इसकी जो परिधि है ये निकल गई 1600 मीटर। ठीक, परिधि निकल गई 1600 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, परिधि
एक आयत की परिधि क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है 3x और चौड़ाई कितनी है 2x बराबर है 1600 मीटर। तो अब 3 2 5 5x और इंटू 2 तो 10x बराबर 1600 मीटर। तो 10 का काटेंगे तो इधर एक शून्य कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 160। ठीक है, तो अब x बराबर 160, तो जो हमारा लंबाई है वो कितना हो जाएगा 16 × 48 मतलब 480 मीटर, और चौड़ाई कितना निकल जाएगा 16 दूनी 32 मतलब 320 मीटर। ठीक है, तो अब हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, या तो 3x गुणित 2x करो तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये x स्क्वायर। तो इस टाइप का गुणा करना सरल होगा, या तो फिर इसका और इसका गुणा करो। तो मुझे लगता है उससे अच्छा ज़्यादा ये रहेगा कि 6 × 160 का होल स्क्वायर करो। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 होता है, 256 और ये शून्य का 2 शून्य, फिर इसमें 6 का गुणा कर देते हैं। तो 0 0 6 6 36 की 6 हासिल आई 3, 6 5 30 3 33 हासिल आई फिर 3, 6 दूनी 12 3 15। तो ये 15 वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोला है 24 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की विमाओं वाले एक घनाभ, मतलब एक घनाभ हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दी हुई है मान लो 24 सेंटीमीटर। अब ये इसकी ऊंचाई मान लो 9 सेंटीमीटर और ये वाली जो चौड़ाई है ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के कितने घन बनाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई 24 गुणित चौड़ाई 8 इंटू ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। अब इसे पिघलाकर हमें 3 सेंटीमीटर भुजे वाले घन बनाया जाना है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है, घन की चारों भुजाएं मतलब चारों तरफ से बराबर होता है। तो घन का जो आयतन होती है वो भुजा का क्यूब होते हैं। तो यहाँ भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। तो अब हमें इसमें निकालना है कितने घन इससे बनेंगे। इसको पिघलाकर अगर ये बनाए तो सीधा सीधा इसमें हमें इसका भाग दे देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 3 × 3, तो 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये कैंसिल, 3 अट्ठे 24। ठीक, तो कितने घन बनेंगे, कितने घन बनेंगे, तो 8 अट्ठे 64। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं।
एक घन की कोर 7 सेंटीमीटर है और एक दूसरे घन का कोर 14 सेंटीमीटर है, तो उनके सतह के क्षेत्रों का अनुपात क्या है। ठीक है, तो देखो एक घन इस तरह से है और एक घन और है, 2 घन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो घन की चारों तरफ से जो सतह होती है मतलब भुजा है वो बराबर होती है। तो एक का कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, दूसरे का 14 सेंटीमीटर, तो उनके क्षेत्रों का अनुपात बोला गया है। क्षेत्रफल मतलब उसका एक भुजा का क्षेत्र का अनुपात। ठीक है, तो पहले हम इसके कोर का अनुपात निकालेंगे या भुजा का अनुपात। तो ये क्या हो जाएगा 7:14, तो ये कट रहा है, तो 1:7 दूनी 14 2 बार में, तो 1:2, तो ये उसके कोर का अनुपात हुआ। कोर का मतलब उसकी भुजा का। ठीक है, सिंगल सिंगल, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा या कोई सी भी एक भुजा ले लो, तो उसका अनुपात ये है। तो अब इसके क्षेत्रफल का अनुपात बोला, मतलब सतह के क्षेत्रफल का किसी भी एक का ले लो, तो उसके लिए हमें इसका स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो इस तरह से इसका आंसर 1:4 होगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी। बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो ये पेडागोजी का है। तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, क्या दिया हुआ है, 4800 को PQR में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि P का जो हिस्सा है वो Q तथा R के संयुक्त रूप से हिस्से का 5/11 है। उसी तरह Q का हिस्सा जो है वो R एवं P के संयुक्त हिस्से का 3/13 है। ठीक है, तो R को क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास टोटल 4800 है। अब इसको इसमें बांटना है PQR में। तो बोला गया है P का जो हिस्सा है Q और R के संयुक्त, P का जो हिस्सा है Q तथा R के संयुक्त हिस्से, मतलब जो P का हिस्सा है, ठीक है, ये Q प्लस R के हिस्से का 5/11 है। ठीक है, तो इनके हिस्से का 5/11 है। तो अब इसका अनुपात निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5:11। ठीक है, अब इसी तरह से क्या बोला है, Q का हिस्सा, जो Q का हिस्सा है अगले में R प्लस P के संयुक्त हिस्से का क्या बोला है 3/13 है। ये बराबर ऐसे होगा, तो इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा अनुपात 3:13। तो इसको सीधा सीधा यहीं पे अनुपात 3:13 कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसमें से P प्लस Q प्लस R तीनों को जोड़ दूँ, ठीक है, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। अब इसमें भी P प्लस Q प्लस R करते हैं तो 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, मतलब दोनों में हमारा टोटल क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैलेंस ही है। तो अब देखो
इसमें जो p का वैल्यू है हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसमें p का मैं वैल्यू घटा दूँ, -5 कर देता हूँ, तो r का वैल्यू हमें पता चलेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 आएगा। तो r का वैल्यू 8 है, तो r के जगह पे 8 कर देता हूँ, 8 + 5 तो 13 हो जाएगा। अब क्या ये सही है कि नहीं, इसके लिए हम ये q का वैल्यू यहाँ पे रख के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस 11 में से 3 निकाल देता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे 8 × 3 = 11। 11 में से 3 गया तो 8, ठीक है। तो ये 8 प्लस यहाँ पे कितना था 11 ना, हाँ 8 × 3 = 11, ठीक है। तो देखो अब Q का हिस्सा 3, यहाँ पे भी 3 है, 8, R का हिस्सा 8 और यहाँ पे भी R 8, P यहाँ 5 और यहाँ पे भी 5, ठीक है। तो 8 का कितना है, R का हिस्सा 8 है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना है 4800, ठीक। तो इसमें टोटल हमारा ये कितना हो रहा है जोड़ने पर 16, तो इसको 16 में भाग देंगे और जिसका हिस्सा निकालना है R का, तो उसका 8 का यहाँ पे गुणा कर देना है। तो कितने बार में जाएगा 8 दूनी 16। अब 2 से इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 शून्यम 0, कितना आया 2400 आया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 ट्रेन x और y क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति आवर और 90 किलोमीटर प्रति आवर से औसत गति से A से B तक यात्रा करती है, ठीक है। ये A है और ये B, और ये ट्रेन X और ये Y। तो इस ट्रेन की स्पीड मान लो 80 किलोमीटर पर आवर और ये ट्रेन जाती है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। तो अब देखो x जो है यात्रा के लिए y से 1 घंटा अधिक लेगा। जाहिर सी बात है इसकी चाल ज़्यादा है तो ये पहले पहुँचेगा और इसकी चाल कम है तो ये बाद में पहुँचेगा। मतलब दोनों के जो समय का अंतर है वो 1 घंटे अधिक है। मतलब ये जैसे मान लीजिए जाए 5 घंटे में पहुँचते हैं तो ये पहुँचेगा 6 घंटे में। तो दोनों समय का अंतर कितना 1 आ रहा है। तो वही चीज़ हमें बोला गया है, यहाँ पे समय का अंतर दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सीधा सीधा क्या फंडा था मैंने बताया हुआ है कॉन्सेप्ट वाले पे, कि जो चाल का अनुपात है क्या दिया हुआ है 80:90 चाल का अनुपात है ये, ठीक है। तो हमारा समय का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो 90:80। अब इसमें से अनुपात है तो 0 0 को मैं काट सकता हूँ। तो 9:8। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, कितना आ रहा है यहाँ पे 1। तो 1 बराबर 1 घंटा है, 1 इकाई बराबर हमारा 1 घंटा, ठीक है। जस्ट जो समय का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि ये समय का अनुपात है तो समय का अनुपात 1 इकाई बराबर 1 घंटा। तो देखो अब इसको चलने में कितना समय, किसी भी एक का हम समय निकालेंगे टोटल तो हमें दूरी पता चल जाएगा। तो देखो 80 किलोमीटर चाल से चलने वाले ट्रेन का जो समय 9 इकाई है, ठीक है, ये इकाई है। तो 1 इकाई बराबर 1 घंटा, तो 9 में 1 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 घंटे। तो अब ये 9 घंटे को इसमें मल्टीप्लाई करूँगा इसके चाल में तो कितना हो जाएगा
9 अट्ठे 72, 720 किलोमीटर। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो 720 किलोमीटर है, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी। तो ये हमारा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी और सी एक कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। ए बी और सी, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी जो है 60 दिन में करते हैं। तो प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो पहले तो हमें टोटल कार्य निकालना है। तो क्या निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकल जाता है 60। ठीक है, तो इन तीनों की क्षमता क्या निकल जाएगी, मतलब एक दिन में किया गया कार्य। तो 20 या 60, 20 में इसका भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 30 में इसमें भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 60 में देंगे तो 1 बार में। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है कि ए देखो पहले दिन जो है वो ए काम करता है। ठीक है, प्रत्येक तीसरे दिन जो है बी और सी उसकी सहायता करते हैं, बी और सी द्वारा। ठीक है, तो पहले दिन ये काम किया, दूसरे दिन भी ए ही काम करता है, और तीसरे दिन जो है ए की सहायता करने आ जाते हैं बी प्लस सी। ठीक है, तो देखो पहले दिन जो है ए काम किया तो ए क्या क्षमता क्या है 3, दूसरे दिन अकेले ए काम किया, ए की क्षमता है 3, तीसरे दिन तीनों ने मिलकर काम किया तो तीनों की क्षमता को यहाँ पे जोड़ देंगे, 3 + 2 + 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, तीनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो देखो 3 दिन का काम उन लोग का कितना हो गया, 3 3 6, 6 6 12। ठीक है, तो जो टोटल 3 दिन का काम है वो 12 काम है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल काम दिया हुआ है 60। ठीक है, 3 दिन का काम है 12। ठीक है, तो 12 में इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है, 12 पंचे 60। ठीक है, तो ये 3 दिन में 12 काम करते हैं, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो इसमें अगर 5 का गुणा कर दिया तो ये 60 बनेगा, तो इधर भी हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 × 15, तो 15 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे आया 15 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही होगा इसका, इसमें दिया है 15। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो देखो ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो इसको मैं फिर से कर देता हूँ। देखो ये 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ये तीसरा दिन इसने काम किया, फिर अगले चौथे दिन जो होगा फिर ए अकेले काम 3 करेगा, फिर 5वें दिन जो होगा वो फिर ए अकेले करेगा 3 काम, फिर 6वें दिन जो है फिर तीनों मिलके 6 काम करेंगे। तो इस तरह से कितना हो गया, ये 3 3 6 6 12, 12 दूनी 24, इसी तरह फिर 12 3 36, 12 4 48, 12 पंचे 60, मतलब क्या आ गया 5 काम। तो इधर कितना हो जाएगा, इसमें 3 में 5 का गुणा करूँगा तो ये 15 दिन। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें का गणित का पूरा कंप्लीट हो चुका, जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में जो सेकेंड
स्विफ्ट का पेपर है, उसका मैथ्स का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।